दोस्तों नमस्ते। ये रामश्री आईएएस का ऑनलाइन चैनल है। मेरा नाम डॉक्टर एस के पांडे है और हम इस मंच से आपको ऐसे अकादमिक विषयों से रूबरू कराते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं। इसी क्रम में पेश है एक नया विषय, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। दोस्तों आइए विस्तार से इस पर चर्चा करने से पहले सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। इससे हमें विषय को समझने में आसानी होगी। इस दुनिया में सुरक्षा निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हर देश इसको लेकर न सिर्फ वर्तमान की नीतियां निर्धारित करता है बल्कि भविष्य तक की सोचता है। लेकिन अगर सैन्य शक्ति के वितरण को देखें तो आसानी से यह समझा जा सकता है कि यह बहुत ही असमान है। कुछ देश भारी भरकम ताकत रखते हैं तो वहीं अनेक देश बेहद कमजोर हैं। सैन्य शक्ति का यह असमान वितरण ही अनेक कठिनाइयों को जन्म देता है। औपनिवेशिक दौर में यूरोपीय शक्तियां आपस में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं। ऐसे में कीमत चुकानी पड़ी साधारण शक्ति वाले देशों को। इसी पृष्ठभूमि में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जन्म लेता है। इसका मतलब यही है कि अगर देशों को उनकी सुरक्षा की प्रतिभूति या गारंटी मिल जाए तो यह स्थायी शांति के लिए एक बड़ी बात होगी। अगर इसी सुरक्षा की चिंता के विषय को सारी दुनिया का विषय बना दिया जाए तो यही सामूहिक सुरक्षा के हित में होगा। यदि किसी कमजोर देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो उसके साथ दुनिया की ताकत मौजूद रहेगी। प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक मॉर्गेनथाउ के शब्दों में एक सबके लिए और सब एक के लिए। दोस्तों इसे हम ऐसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था या सुरक्षा के खिलाफ कार्य करता है तो सरकार उसको ऐसा करने से रोकती है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसी कोई सरकार मौजूद नहीं है जो देशों को ऐसा करने से रोके। इसी कारण से सामूहिक रूप से मिलकर इस तरह की हरकतों पर अंकुश लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए 1991 का खाड़ी युद्ध, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के विरुद्ध तब सैन्य कार्रवाई की जब उसने अपेक्षाकृत कमजोर देश कुवैत पर हमला किया। दोनों राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ इसी सिद्धांत पर आधारित संगठन हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई में निष्पक्षता और ईमानदारी होगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध या फिर अमेरिका का मार्च 2003 में इराक के खिलाफ सैन्य अभियान। इस प्रश्न का वस्तुनिष्ठ उत्तर देना मुश्किल है कि सामूहिक सुरक्षा के हित में वाकई दुनिया की ताकतें अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह करेंगी या फिर नहीं। इसी वजह से सुरक्षा परिषद में बड़ी शक्तियों को निर्णायक स्थिति प्रदान की गई है। लेकिन आज 21वीं सदी में यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई में सुरक्षा परिषद में सभी शक्तियों का उचित प्रतिनिधित्व है, जो स्थायी शांति के लिए बेहद जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध में झुलसते संसार की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। यह वो समय था जब दुनिया जंग की तबाही से परेशान हो चली थी। जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो इस तबाही के भविष्य में दोहराव को रोकने में मदद करे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल में यही बात थी। लेकिन वो 1945 था, यह 2023 है। दुनिया तब से लेकर आज तक अनेक बदलावों का सामना कर चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शक्ति के दो बड़े केंद्र उभरे थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी वजह से इसे द्विध्रुवीय या बाइपोलर वर्ल्ड कहा गया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दुनिया एक ध्रुवीय या यूनिपोलर हो गई। आज हम जिस दौर में हैं उसे बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। आज दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक क्षमताओं का न सिर्फ विस्तार हुआ है बल्कि दुनिया में अनेक शक्ति केंद्र के निर्माण के तौर पर भी परिवर्तित हुआ है। दुनिया की आबादी तब लगभग 2 अरब थी और आज ये लगभग 7.25 अरब है। संयुक्त राष्ट्र संघ में तब 51 देश सदस्य थे। आज ये संख्या बढ़कर 193 हो गई है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद अपने मौलिक स्वरूप से छिन्न भिन्न हो चुके हैं। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वभाव से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गतिशील होती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ को बदलती दुनिया
और इस दुनिया की अपेक्षाओं के अनुरूप होना ही चाहिए। मित्रों, आज भी इस परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। पहले सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 थी, जिसे चार्टर में संशोधित करके बढ़ाकर साल 1965 में 15 कर दिया गया। वर्ष 1970 में गुटनिरपेक्ष देशों ने मांग की थी कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करके इसके सदस्यों की संख्या 21 कर दी जाए। भारत भी इसमें शामिल था। उसका यह तर्क था कि तीसरी दुनिया के देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ को बेहतर बनाया जा सकता है। महाशक्तियां इस प्रस्ताव से असहमत दिखीं, क्योंकि उनके अनुसार इससे सुरक्षा परिषद की कार्यक्षमता में कमी आएगी। निश्चित रूप से इसे पूर्वाग्रह ही माना जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में इसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक प्रतिनिधित्व सीमित और संकीर्ण है, तो यह नितांत अलोकतांत्रिक, अतार्किक और असंतुलित है। वर्तमान व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के उन सिद्धांतों से भी मेल नहीं खाती जिनके आधार पर उसका निर्माण किया गया था। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत दावेदार है। आइए हम उन तथ्यों पर विचार करें जो भारत की दावेदारी को मजबूती प्रदान करते हैं। मित्रों, सबसे पहले ये जान लें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किंतु वह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। यह कहीं से भी उचित नहीं लगता। इसके अलावा वो आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक रूप से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया की 17.1% आबादी पृथ्वी की 2.4% जमीन पर रहती है। एक तेजी से उभरती हुई आर्थिक और सैन्य महाशक्ति है भारत। आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। भारत का यकीन पंचशील के सिद्धांतों में रहा है। वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है तथा आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के सख्त खिलाफ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन श्रृंखला के पहले खंड के पॉडकास्ट को अगर आपने सुना है, तो वहां मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और उद्देश्य की विस्तार से चर्चा की है। अगर आप पंचशील के सिद्धांतों को पढ़ें तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की साफ झलक नजर आएगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विषयों में बड़े उत्साह से रुचि लेता रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद जैसे विश्वव्यापी मुद्दों को भारत ने बड़ी गर्मजोशी से उठाया ही नहीं, बल्कि उन पर अमल भी किया है। 21वीं सदी की जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अर्थात जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है। पहले शीत युद्ध के अंत के पश्चात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अस्तित्व में आई। अब यह बहुध्रुवीय हो चली है। दुनिया के शक्ति के केंद्र बदले हैं। विश्व की राजनीति में नए शक्ति समीकरण भी जन्मे हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत ये अपेक्षा रखता है कि सुरक्षा परिषद में सभी का समुचित प्रतिनिधित्व हो। इसी कारण एक विस्तृत सुरक्षा परिषद न केवल भारत बल्कि विश्व के हितार्थ रहेगी। एक बात और कि भारत एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति है। उसकी नाभिकीय नीति कहती है कि ना तो भारत परमाणु आयुध की पहल करेगा और ना ही इसकी धमकी ही देगा। यह बेहद जिम्मेदाराना रवैया है जिसे भारत ने हमेशा से अख्तियार किया हुआ है। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में जब राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री को अगले सम्मेलन के आयोजक की कमान सौंपी, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण था। यह उभरते भारत की एक बुलंद तस्वीर थी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि यह दौर युद्ध का नहीं है, बल्कि आपसी साझेदारी के जरिए नई संभावनाओं के अन्वेषण का दौर है। भारत ने खाद्य समेत अनेक वैश्विक समस्याओं के जो समाधान पेश किए, वे भारत की संसार में केंद्रीय भूमिका का स्पष्ट संकेत हैं। बाली से भारत की परिपक्व राजनयिक क्षमता का भी संकेत मिलता है, जहां वो दो विरोधी शक्तियों के मध्य अपने और विश्व शांति के हितों के आधार पर संतुलन स्थापित करता दिखा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के निवारण की दिशा में भारत ने जो सक्रिय और रचनात्मक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, वह वाकई काबिले तारीफ है। दोनों पक्ष भारत के दृष्टिकोण और शांति स्थापना के प्रति भारत की कोशिशों की तारीफ करते नजर आए। दुनिया ने भी माना है कि रूस यूक्रेन के मध्य शांति बहाली में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
यह विश्व राजनीति में भारत के उभरते कद का सूचक है। भारत की सदस्यता का समर्थन के विषय में जानने की अब हम कोशिश करते हैं। मित्रों, पिछले साल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि 5 में से 4 देश भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के पक्षधर हैं। इन देशों ने द्विपक्षीय रूप से भारत के समर्थन में अपनी आधिकारिक सहमति प्रदान कर दी है। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये 5वां देश कौन है जो भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विरोधी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एक प्रक्रिया प्रगतिशील है। हम इसे विभिन्न सरकारों का एक समूह कह सकते हैं। यह समूह सुधार का क्षेत्र और प्रक्रिया को पहचानने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें वीटो के इस्तेमाल से संबंधित विषय और संघ में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और जापान अन्य प्रमुख दावेदार हैं। इतना सब जानने के बाद यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत को किन देशों का समर्थन प्राप्त है और किन का नहीं। सबसे पहले फ्रांस का उल्लेख करते हैं। मित्रों, राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी की एक साथ वाली तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। अगर तस्वीर का ही विश्लेषण करें तो पता लगता है कि दोनों देश एक मजबूत साझेदारी निभा रहे हैं। फ्रांस कहता है कि हम सुरक्षा परिषद का विस्तार चाहते हैं और इस बात का समर्थन करते हैं कि वे नवोदित शक्तियां जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं, उन्हें यह मौका जरूर मिलना चाहिए। एक विस्तृत सुरक्षा परिषद 25 सदस्यीय होनी चाहिए। इससे दुनिया की अनेक जिम्मेदार शक्तियों को सुरक्षा परिषद जैसी संस्था में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, बल्कि एक लोकतांत्रिक उत्कृष्टता भी होगी। फ्रांस भारत समेत जापान, ब्राजील और जर्मनी की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। वो चाहता है कि दुनिया का इस संस्था में न्यायोचित प्रतिनिधित्व हो, जिससे प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र की मौजूदगी यहां पर हो। इस समय नेतार्थों और पूर्वाग्रहों से भरपूर एक डॉक्यूमेंट्री दोनों देशों के दरमियान अर्थात ब्रिटेन और भारत के संबंधों में एक तरह से देखा जाए तो इसका असर पड़ा है और हल्की सी तल्खी नजर आती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि ब्रिटेन भारत के संबंध खराब हैं। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से लोगों को उम्मीदें हैं कि संबंध और प्रगाढ़ होंगे। जहां तक ब्रिटेन के समर्थन का सवाल है तो वो G4 देशों के स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। G4 में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं। ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने स्पष्ट किया था कि उनका देश सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में विस्तार का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघ की महासभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका स्पष्ट रूप से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। जहां तक रूस का सवाल है तो रूस भारत की स्थायी सदस्यता का पक्षधर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। रूस सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। उसके अनुसार भारत आर्थिक और सैन्य रूप से एक मजबूत ताकत बन चुका है। उसके पास व्यापक राजनयिक अनुभव भी है। ऐसे में अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान में भारत की सहभागिता निहायत जरूरी है। सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य के तौर पर भारत इस तरह की भूमिका बखूबी निभा सकता है। दोस्तों, लेकिन सुरक्षा परिषद में मात्र ये 4 देश नहीं हैं। एक और देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य तो है ही, लेकिन वो नहीं चाहता कि भारत को भी वहां पर स्थायी सदस्यता मिले। आप सब सहज ही उसे जान गए होंगे अब तक। ये चीन है जो अड़ंगा लगाता रहा है। दोस्तों, चीन में जब माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी तो भारत ही गैर साम्यवादी देशों में पहला ऐसा देश था जिसने उसे मान्यता दी थी। ये वो दौर था जब चीन विश्व के पूरे राजनयिक और राजनीतिक परिवेश में अलग थलग पड़ा हुआ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका समर्थन किया, लेकिन चीन भारत के प्रति असहिष्णु रहा है। वो नहीं चाहता कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर गए तो उन्होंने वहां एक विश्वविद्यालय में
छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विषय पर चीन का भारत को समर्थन निश्चित रूप से दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। इससे वहां पर एशिया की आवाज और बुलंद होगी। हालांकि बाद में चीन ने जो आधिकारिक दस्तावेज जारी किए थे उसमें ना तो समर्थन की बात थी और न ही मनाही ही थी। चीन के प्रधानमंत्री वेन छियापाओ ने अप्रैल 2005 में भारत की यात्रा की, जिसमें उन्होंने भारत की वैश्विक भूमिका की बात तो कही, लेकिन अस्पष्टता के साथ। इसी प्रकार 2006 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू चिनताओ की भारत यात्रा में कहा गया कि चीन इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगा। आखिर चीन भारत की सदस्यता का समर्थन क्यों नहीं करता? आइए संक्षेप में इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं और कुछ तथ्यों को समझते हैं। सबसे पहले यह कि चीन भारत को अपना सहयोगी कम और प्रतिद्वंदी अधिक समझता है। हालांकि दोनों देशों की मित्रता न सिर्फ भारत और चीन बल्कि दुनिया में स्थायी शांति के लिए जरूरी है। दूसरा कारण चीन पाकिस्तान के संबंध है। चीन अपने मित्र देश पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता है। कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय जैसी ऊंची और हिंद महासागर जैसी गहरी है। हालांकि भारत और चीन के मध्य ताल्लुकात तब से हैं जब पाकिस्तान जैसा शब्द और उसका कॉन्टेक्स्ट दुनिया के जहन तक में नहीं था, लेकिन चीन इन बातों को नजरअंदाज करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप मुझे सुनकर लाभान्वित हुए होंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। तहे दिल से शुक्रिया।